हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं की केमिस्ट्री के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का ये हमारा टॉपिक है और हमने इससे पहले एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लिया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ये सब। तो इसको हम सीखेंगे, इसके ट्रेंड, इसके क्वेश्चन और ये क्या है, इसका मीनिंग, ये सब आज हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बात आपको और बता दूं, अब इसके बाद एक दो और ऐसी प्रॉपर्टी बची हुई है और फिर उसके बाद दो तीन टॉपिक होने वाले हैं चैप्टर के, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो भाई देखो, मैं यहां पर दोनों नाम डाल देता हूं। हिंदी में बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी या आयनन, आयनन विभव, विभव, ठीक है, आयनन विभव। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। तो दरअसल आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव होता क्या है? तो देखो, आप जानते हो कि इस तरीके से एटम होता है, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ये बात तो साफ सभी जानते होंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये चारों ओर क्या होती हैं? ऑर्बिट्स होती हैं। अब ये क्या है? ये है आउटर मोस्ट सेल है आपकी, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल कह लो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट या सेल एक ही बात है, ऑर्बिट या सेल एक ही बात है। तो आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट इसको बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल दो, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस एटम को, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाए। अब सवाल मन में ये उठता होगा कि एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? तो भाई एनर्जी इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि देखो ये एक माइनस का चार्ज है और सेंटर में क्या है? प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर प्लस का चार्ज होता है। तो आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया भी है पहले बेसिक में, कि प्लस और माइनस के बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा, यानी अगर आप इसको तोड़ते हो तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो पाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। अब इस इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव, जो भी आप बोले हैं। बेसिक तो फंडामेंटल ये है इस टॉपिक का। तो एक बार इसे डेफिनेशन के जरिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, टॉपिक बहुत सिंपल है भाई, टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो देखो, सबसे पहले कुछ शर्त आपको जाननी होंगी जो डेफिनेशन के स्टार्ट में लिखोगे, कि किसी उदासीन विलिगित विलिगित गैसीय परमाणु से परमाणु की बाह्यतम यानी आउटर मोस्ट कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा, नोट करते रहिएगा या फिर समझते चलिए और स्क्रीनशॉट बाद में खींच लेना। आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन विभव कहलाती है, कहलाती है।
तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, नोट कर लो उसको। तो डेफिनेशन क्या है, किसी उदासीन विलगित गैस या परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं जिन्हें आप स्ट्रेंज वर्ड कह रहे होंगे, उनको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है उदासीन विलगित गैसीय, तो कहोगे कि भैया इनका क्या मतलब है। देखो मैंने आपको अभी एटम दिखाया था बोर्ड पर, तो वो जो एटम है उस एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, बेसिकली वहां पर आपने चीज देखी होगी कि वो एटम कैसा था, बिल्कुल आइसोलेट था। जैसे कोरोना जो टाइम आया था ना, कोविड टाइम, उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा आइसोलेट, कि यार पेशेंट को आइसोलेट कर दो। तो आइसोलेट को ना हिंदी में विलगित बोलते हैं। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, इस क्या बोलते हैं, विलगित बोलते हैं। आइसोलेट को हिंदी में विलगित बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा एटम लेना पड़ेगा जो आइसोलेट हो, मतलब किसी के साथ कंबाइन ना हुआ हो, कहीं उसकी रिएक्शन ना हुई हो, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेट हो। तो इसलिए हमने विलगित वर्ड यहाँ पर लगाया, ठीक है। इंग्लिश में आइसोलेट लिखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि एटम ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रल हो। सेकंड कंडीशन, एटम न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब एटम पर कोई भी प्लस माइनस का चार्ज ना हो। ये बात भी मायने रखती है। अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल को पढ़ रहे हो तो ये वाली बात मायने रखती है कि वो उदासीन होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन क्या है, देखो थर्ड कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है गैसीय, मतलब गैसीय अवस्था। तो देखो कोई भी एटम अगर आप उसको विलगित कह रहे हो, मतलब अगर आप उसको आइसोलेट कह रहे हो, तो वो आपको गैस स्टेट में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आपकी हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, ये सब फ्री स्टेट में रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये सब गैस स्टेट में होते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई एटम है और वो आइसोलेट है, न्यूट्रल है, तो वो गैसीय अवस्था में ज्यादातर आपको मिलेगा। इसलिए ये वर्ड भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो इन तीन वर्ड का मतलब पता लग गया। अगर आपको किसी भी एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है, मतलब आयनन एंथैल्पी, विभव और पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा, जो भी आप कहो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देनी है, तो पहले तीन वर्ड आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद कहोगे कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमेशा कहां से निकालोगे, एटम की आउटर मोस्ट सेल से निकालोगे। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कहां निकालना है, बाहर निकालना है। आवश्यक ऊर्जा, ध्यान रखो, आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। तो आवश्यक ऊर्जा जो है, जितनी भी एटम को आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए देनी पड़ेगी, वो क्या है, उसकी आयनन एंथैल्पी है या आयनन विभव है। तो ये बात आपको पता लग गई होगी। ये इसकी डेफिनेशन है, कोई पूछे तो उसको लिख सकते हो। ये मैंने आपको मीनिंग सहित समझा दी है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली टाइप। अब देखो यहां पर आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा स्लो लेकर के चलूंगा। आप कहोगे कि स्पीड बहुत लो चल रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मतलब सिंपल तो है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उलझाऊ भी है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसलिए। तो देखो यहाँ पर भाई एक बात है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन विभव है, वो क्या है, ये एटम है, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, ऑर्बिट्स हैं। मान लो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी है वो क्या है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन एंथैल्पी है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। अब हम देख लेते हैं इसकी पीरियोडिसिटी। क्या देख लेते हैं भाई, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्तिता। क्या बोलते हैं भाई, आवर्तिता बोलते हैं, मतलब ग्रुप में और पीरियड में किस तरीके से घटता बढ़ता है। तो देखो मैंने आपको बता रखा है एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब इसके बारे में देखो, पहला हम देखेंगे पहले भाई यहाँ पर पीरियड में तो देखो यहाँ पर पीरियड में, तो भाई पीरियड में क्या है, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हो, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हो तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है वो घटती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। यानी ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा,
भाई लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घटती है, और अगर एटॉमिक रेडियस घटती है तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा, यानी जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी उसको निकालने के लिए बाहर अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी आप क्या कहोगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस तो घटती है, लेकिन आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो बढ़ती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं आईपी से शो करूंगा, आईपी से। ठीक है, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एंथैल्पी दोनों एक बात है, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो आईपी है वो बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियोडिक टेबल में, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो भाई बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा वो मैंने बताया कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड बात है भाई समूह में। कहा? समूह में। समूह किसको बोलते हैं? जो ऊपर से नीचे होते हैं ऐसे, उनको हम कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम या ग्रुप। तो जब हम उनमें अप टू डाउन चलते हैं, जब हम उनमें अप टू डाउन चलते हैं तो क्या होता है? अप टू डाउन चलने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बढ़ती है। अप टू डाउन चलने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से नीचे चलने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस है बीच की ये बढ़ जाएगी, कभी इतनी है, कभी इतनी, कभी इतनी, मतलब बढ़ती जाएगी। नॉर्मली बताने का मतलब ये है। तो अगर ये रेडियस बढ़ जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। बाहर निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल भी घटता चला जाएगा। जो आईपी है, आईपी वो भी घटता चला जाएगा। यानी अप टू डाउन जाने पर जो आईपी है वो घटेगा। तो टॉपिक क्लियर? अगर कोई पूछे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है बता दिया मैंने आपको। और अप टू डाउन चलने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, क्या होता है भैया? घटता है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कुछ वेरिएशन आते हैं। देखो एटॉमिक रेडियस में मैंने आपको एक वेरिएशन पढ़ाया था कि बैंगन आलू गाजर इन थैला में, मतलब बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम में एटॉमिक रेडियस का थोड़ा सा वहां पर अजीब सी बात देखने को मिली थी कि गैलियम की छोटी होती है एल्यूमिनियम से। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था ताकि आप लोगों का जो डाउट है, जो आप पूछ रहे थे, वो क्लियर हो सके। लेकिन अब यहाँ पर कई तरीके की वेरिएशन आपको मिल जाएंगे जिनको आपको सोल्व करना होगा। तो देखो वेरिएशन यहाँ पर कैसे मिलते हैं। तो देखो मेरे भाई, यहां पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भैया जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। क्या होता है भाई? वो घटता है। ठीक है, चलो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट चलने पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो घटता है, सॉरी बढ़ता है, बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन से अगर हम ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, भाई पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन लेफ्ट की ओर बढ़ता है, ऑक्सीजन राइट की ओर थोड़ा सा। तो जाहिर सी बात है नाइट ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये बात क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। होता क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है। तो इस तरीके के वेरिएशन आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल में देखने को मिल जाएंगे। तो इनको कैसे सोल्व करना है? देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाई है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी स्थायी, कक्षकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखो होना तो ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल्स, लेकिन होता ये है क्यों? तो वो इस टॉपिक पर डिपेंड है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कैसे? देखो भाई यहां पर नाइट्रोजन का विन्यास करो 1s2 2s2 2p3, ये होगा, सही बात है सर। ऑक्सीजन का करो 1s2 2s2 2p4, सही बात है सर। चलो अब आउटर मोस्ट सेल को देखो, तो आउटर मोस्ट सेल कौन होगी? ये वाली होगी, जैसी बात है। ठीक है, इसमें डिब्बे भरना जरा एस में, तो इस तरीके से होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, तो इस तरीके से ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी में भरना, तो पी में 3 डिब्बे होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है तो सब में पहले एक भर दो, इस तरीके से। चलो अब इसमें देखो
यहाँ पर 2s भरो तो ऐसे है, सही बात है। 2p वाला भरो यहाँ पर तो वो ऐसे है। 4 है तो पहले सब में एक एक भर दो, फिर 3 बच गए, अब एक चौथे वाला फिर से स्टार्टिंग से उल्टे बढ़ने स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखो यहीं पर रीजन छुपा हुआ है। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है ना ये वाला, ये हाफ फिल्डेड है यानी आधा भरा हुआ है। वैसे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आधा भरा हुआ है। और यहाँ पर ये ना तो आधा भरा हुआ है ना ही पूरा भरा हुआ है, मतलब ना तो 6 इलेक्ट्रॉन है और ना 3 है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी मैंने आपको बताया था ये पार्शियली भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में कि जो ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड होते हैं, मतलब आधे भरे हुए होते हैं, वो पार्शियली यानी आंशिक भरे हुए ऑर्बिटल से ज्यादा स्थायी होते हैं। आधे भरे हुए ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए ऑर्बिटल से ज्यादा स्थायी होते हैं। और ये ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 6 के आधे हैं ना, 3 है, जबकि यहाँ पर 4 है, 6 के आधे नहीं है। तो यहाँ पर आधे हैं, इसलिए ये वाला ज्यादा स्थायी होगा। और अगर ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा और ये तो फुल फिल्डेड है, तो इसलिए नाइट्रोजन की ये जो आउटर मोस्ट सेल है ना 2 वाली, ये थोड़ी सी ज्यादा स्थायी हो जाएगी, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, और इसीलिए नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा पाया जाता है। ये रीजन है बस। और ये रीजन आपको बहुत सारे एटम में देखने को मिलेगा, बहुत सारे 2 एलिमेंट आपको दे देगा एग्जाम में, और कहीं से भी ये रीजन बन सकता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। जैसा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल सबसे फेमस है, कहीं भी बन सकती है टॉपिक। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो देखो, दरअसल ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह नाम है ना, ये एनसीईआरटी की बुक ने, मतलब वर्तमान के प्रचलन में चल रहे हैं, लेकिन पहले तो पोटेंशियली बहुत चलता था। पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा होता था बुक्स में, अब ये एंथैल्पी जोड़ दिया है। वही मीनिंग है, गलत तो है नहीं। तो देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखो आईपी का मतलब क्या होता है भाई, आईपी का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम के आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए लगती है। सही बात है। लेकिन अगर अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसके आगे 1 लिख दूं, इसके आगे 2 लिख दूं, इसके आगे 3 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा। तो देखो ये तो है, इसको तो बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसको बोलोगे थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या चक्कर है, तो देखो एटम क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है, ये सेल हो गई इस तरीके से। अब ये आपकी क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। अब क्या होगा, देखो यहां पर इसमें हो सकता है आउटर मोस्ट सेल में, जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन हो भाई, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन हो। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल लगेगा वो Ip1 होगा। फिर दूसरे वाले को निकालने के लिए जो लगेगा वो Ip2 होगा, 2 लिख देंगे। फिर तीसरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लगेगा उसको Ip3 लिख देंगे। अगर इसी सेल में चौथा भी होता तो Ip4 लिख देते। सही बात है। अब इनमें कुछ ऑर्डर तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो देखो जो पहले वाला होता है ना, पहले वाला वो सबसे कम होता है, फिर ये ज्यादा है, फिर ऐसे जैसे जैसे आप 1 2 3 इस क्रम में ये होते हैं। पहले वाला सबसे कम, फिर ये ज्यादा है, फिर ये और ज्यादा है, फिर ये और ज्यादा है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा भाई ये रिलेशन है सारे आयनाइजेशन पोटेंशियल में। दरअसल ये जो टॉपिक लगता है ना, ये आउटर मोस्ट सेल के लिए लगता है। और हो सकता है आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर 5 Ip होंगे, Ip5 भी होगा, और वो Ip5 इन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये है रिलेशन। मान लो यहाँ पर 5वां भी होता तो उसको निकालने के लिए क्या लगता, Ip5 लगता, 5, और वो इन सबसे ज्यादा होता। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे ये ज्यादा होते जाएंगे, पहले वाला सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन जानना जरूरी था आपको। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई, क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ा दिया मैंने, अब देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी क्लास में बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैं केवल बुक से नहीं रटवाता हूँ कि बुक से पेज जाकर के बोर्ड पर उतार दिया और लिख लो, वो बात अलग है। तो आइए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिस सेट में से। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक और इसके क्वेश्चन भी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इंक्रीजिंग, सॉरी, इंक्रीजिंग आईपी। अब ये क्या है इंक्रीजिंग आईपी? देखो शॉर्ट में लिख दिया है, चार एलिमेंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनको आयनाइजेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर में लगाइए। चलो लगाते हैं। तो यहां पर कैसे लगाओगे? सबसे पहले वही है, इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सेट करो। तो भाई कार्बन यहां पर होता है पीरियोडिक टेबल में मान लो, फिर उससे आगे एकदम नाइट्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन से ठीक आगे ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन से ठीक आगे फ्लोरीन होता है। सारे के सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं, पीरियड नंबर 2 के, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो पोटेंशियल बढ़ता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी होना क्या चाहिए? कार्बन सबसे कम, नाइट्रोजन उससे ज्यादा है, ऑक्सीजन उससे ज्यादा है, फ्लोरीन उससे ज्यादा है। ये लगा करके आप लोग खुश हो जाओगे। लेकिन भाई नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया इन दोनों का वेरिएशन। जहां भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन पोटेंशियल के मामले में फंसे तो डर जाना, कॉन्सेप्ट को देख के लगाना। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताया है, यहां पर होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑक्सीजन यहां आएगा और नाइट्रोजन यहां आएगा, ठीक है, और बाकी सब वहीं रहेंगे। तो ऑक्सीजन यहां लगा दो, फिर नाइट्रोजन यहां लगा दो। ये वाला ऑर्डर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। तो भाई इसका आंसर भी यही है। दोबारा समझाता हूं, पहले हमने क्या किया, इन सबको चेक किया कि एक ही पीरियड का एलिमेंट है क्या, तो सारे एक पीरियड के हैं। फिर हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो अगर वो बढ़ता है तो होना तो चाहिए था यही वाला ऑर्डर, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में वेरिएशन है, तो ऑक्सीजन को पहले रख दो और नाइट्रोजन को बाद में रख दो, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। देखिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, बस वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेजिंग कंफ्यूज कर देगा आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, देखो ए बी सी डी चार एलिमेंट दे दिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे भाई, ए बी सी डी चार एलिमेंट दे दिए, और कहा गया है कि इनके एटॉमिक नंबर इस प्रकार से है, इसका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। देखो यहाँ पर उसने चालाकी खेल दी। अब की बात, यहाँ पर सिंबल नहीं दिए हैं, ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं उनसे दर्शाया गया है, एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं आपको, और इनके एटॉमिक वेट भी दिए गए हैं, 12, 14, 16 और 18। इनके एटॉमिक वेट दे दिए गए हैं और एटॉमिक नंबर। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे तो जाकर के आप इनको पहचान पाओगे कि ये कौन से एलिमेंट है, और अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो देखो 6 किसका होता है? 6 होता है कार्बन का, यानी ए की जगह क्या आएगा? कार्बन आएगा, तो इनको लिख लो सिंबल को। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का, तो बी की जगह एन लिख दो। सी, अब सी को कार्बन मत समझ लेना, यहाँ पर सी को कार्बन मत समझ लेना, सी यहाँ पर केवल एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है रैंडमली। तो जो 8 है, 8 ऑक्सीजन का होता है, तो सी की जगह ओ लिख दो, 8, 16, और 9 फ्लोरीन का होता है, तो डी की जगह एफ लिख दो, एफ 9, 18। ठीक है भाई, चलो अब तो पता लग ही गया होगा। तो जैसी बात है, क्वेश्चन तो पहले वाला ही बन गया, यानी आंसर भी पहले वाला ही होगा। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। क्वेश्चन 4 अगर इसके अकॉर्डिंग लगाऊं तो ए और फिर ओ का यहाँ पर सी है, सी, बी और डी। आंसर इसी फॉर्मेट में देना है जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है। ये जो बीच का जो तिगड़म किया है ना हमने, ये तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किया है बस, और आंसर भी भाई इसका यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो दिया गया है भाई सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। याद रखो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो आ जाओ भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 में बोले तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है भैया, एटॉमिक नंबर 11, 19, 12, 13 मैं नहीं दे रहा हूं, बुक वाले ने दिया हुआ है एटॉमिक नंबर भी। ठीक है, और कहा क्या है? कहा है उसने आपको कि
इनमें से किसकी आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो सबसे कम है, किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, बताओ। तो सबसे पहले तो इनको पीरियड ग्रुप में सेट कर लो। तो देखो सोडियम तो पहले ही ग्रुप में आता है इस तरीके से, ठीक है। फिर मैग्नीशियम आता है सोडियम के वाले पीरियड में ही, और उसी पीरियड में एल्यूमिनियम भी आता है, और सोडियम से एकदम जस्ट नीचे पोटेशियम आता है। तो ये तो पीरियड नंबर 3 हो जाता है इस तरीके से, और ये पीरियड नंबर 4। चलो भाई, और ये ग्रुप नंबर 1 होता है, ये ग्रुप नंबर 2 होता है, और ये ग्रुप नंबर 13 होता है। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे रखे होते हैं। अब देखो, अब लगाओ किसकी सबसे कम होगी, सबसे कम, वेरी लो, लिख दिया वैसे संकेत के रूप में वेरी लो। सबसे कम किसकी होगी इसमें? तो देखो भाई, किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, तो पहले तो इनका ट्रेंड चेक करो। लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, इधर से इधर चलने पर डिक्रीजमेंट, घटेंगे, सॉरी इंक्रीजमेंट, बढ़ना। लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। सभी को पता है इस बात को। चलो, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है मेरे भाई, घटता है। क्या होता है ब्रो, घटता है आईपी। तो चलो, इधर से इधर बढ़ गया, इधर से इधर घट गया, मतलब एक बात तो निश्चित है कि ऊपर वाले एलिमेंट जितने भी हैं सबका पोटेंशियल से तो ज्यादा ही होगा। ऊपर वाले सारे एलिमेंट का पोटेंशियल से तो ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि नीचे चलने पर क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, यानी ऊपर वालों का ज्यादा है। चलो, ऊपर वालों का ज्यादा है। तो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ऐसी बात है। अगर ऊपर वालों का ज्यादा है तो नीचे क्यों घट रहा है, तो बेसिकली पोटेशियम इसका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ भाई, पोटेशियम इसका उत्तर है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। सबसे पहले ग्रुप में पीरियड में सेट किया हमने, ग्रुप के नाम लिखे, पीरियड के नाम लिखे अपनी हेल्प के लिए, और फिर देखा कि यार लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और अप टू डाउन चलने पर घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब क्या, मतलब एक फाइनल रिजल्ट तो ये निकल रहा है, इन तीनों में कम ज्यादा किसी का भी हो सकता है, लेकिन एक रिजल्ट ये निकल रहा है कि नीचे क्यों घट रहा है, मतलब पोटेशियम का इनमें सबसे कम होगा, पोटेशियम का इनमें सबसे कम होगा, ये निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है ना। तो इसीलिए पोटेशियम का सबसे कम होगा। तो पोटेशियम इसका उत्तर है। पूछा भी है वेरी लो कि सबसे कम किसका होगा, तो भाई सबसे कम होगा यहाँ पर पोटेशियम का। तो कभी कभी ज्यादा दिमाग में लगाते हुए थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं हम, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर आपसे, कहा गया, हाँ, नाइट्रोजन 7 बेरिलियम और, सॉरी यहाँ पर एटॉमिक नंबर बुक में नहीं दिए गए हैं, आर्गन और हीलियम, ये एलिमेंट है ना, हाँ यही एलिमेंट है। पूछा गया है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, यानी हाईएस्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या करो, सेट कर लो ग्रुप में पीरियड में। तो भाई बेरिलियम तो यहाँ होता है इस तरीके से, बेरिलियम वाले पीरियड में ही नाइट्रोजन रखा होता है कहीं ना कहीं, और नाइट्रोजन वाले पीरियड में ही, सॉरी हाँ, नाइट्रोजन से ऊपर कहीं पर ऐसे हीलियम रखी होती है पीरियोडिक टेबल में, और हीलियम से यहाँ पर कहीं को आर्गन रखी होती है। तो ये हिसाब है पूरा। ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट होते हैं, ये पीरियड नंबर 1 में रखा होता है हीलियम, और ये आर्गन पीरियड नंबर 3 में। चलो भैया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा भैया, घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो घटेगा। तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर से नीचे चलने पर घट रहा है, यानी जो हीलियम है, हीलियम का सबसे ज्यादा होगा। भाई इनमें हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है इन सब में, हमें तो इतना पता है ऊपर से नीचे चलने पर घट रहा है, यानी हीलियम का तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा, उससे सबके कम होंगे। तो इसका यही आंसर हो जाएगा आपका हीलियम, ठीक है। क्योंकि भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आप भी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपका एक तो बचा है डायगोनल रिलेशनशिप, यानी विकर्ण संबंध होता है रसायन विज्ञान के अंदर, इसी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है कि उसमें 3 या उसमें 6 एलिमेंट के अंदर आपको पढ़ना होगा, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा।
बाकी एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये हो गए। डायगोनल रिलेशनशिप नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा आईपीएससी नेमिंग है, ठीक है, और पोजीशन का कैसे फाइंड की जाती है एलिमेंट की वो पढ़ना है, फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो अगर कोई डाउट हो तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, बिना हिचकिचाए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो पोस्ट हम अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर वो भी मिल जाए। और कोई अदर क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में चैनल के टेलीग्राम अकाउंट दिया गया है, उसको फॉलो कर लो। धन्यवाद।